किसी भी पल माइकल आने ही वाला था, लड़कों को उनके वीकेंड के लिए लेने। मैंने एक बार फिर घर पर नजर दौड़ाई। बुरा नहीं था। हर कमरे की सफाई कर चुकी थी। नींबू जैसी ताजगी की खुशबू थी। सिंक में मुश्किल से ही कुछ गंदे बर्तन थे। कपड़े धुल चुके थे। माइकल को यह सब देखकर क्या लगेगा, मैंने हंसते हुए सोचा। शायद वो यही सोचेगा कि मैंने कोई नौकरानी रख ली है। हमारी शादी को खत्म हुए 7 साल हो चुके थे। हम एक दूसरे से तमीज से पेश आते थे, बस बच्चों, जॉनी और कैमरन की खातिर। मुझे कोई पछतावा नहीं था। माइकल को शादी में क्या मिलने वाला है, ये वो जानता ही नहीं था। अब मैं समझती हूं, वो इससे बेहतर का हकदार था। और तलाक के बाद मैंने खुद को बहुत बदला, खासकर हाल के दिनों में। अब मैं संतुष्ट थी कि हम दोनों अच्छे संबंध बनाए हुए थे। मैं इतनी नादान नहीं थी कि सोचती कि सब कुछ फिर से वैसा हो सकता है जैसा तब था जब हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। मैंने माइकल को हाई स्कूल में देखा था। मैं अपनी बहन और कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी जब माइकल अपनी शानदार कार में वहां से गुजरा। मेरी बहन ने मुझे उसे आवाज देने की चुनौती दी और मैं कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी। हमारी पहली डेट जल्द ही हो गई। हम बहुत तेजी से और बहुत गहराई से प्यार में पड़ गए। वो प्यार सच्चा था, बहुत गहरा। इतने सालों बाद भी वो एहसास अब भी जिंदा था। हमारी शादी 1991 में हुई, एक भव्य शादी जैसा मैं हमेशा से सपना देखती थी। और उसके बाद जबरदस्त पार्टी। मैं चाहती थी वो रात कभी खत्म न हो, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि पार्टी खत्म हो चुकी है। शादीशुदा जिंदगी एकदम अलग थी। मुझे बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना पसंद था। आखिर मैं अब भी जवान थी। और माइकल, वो काम से लौटकर खाना खाता, टीवी देखता और जल्दी सो जाता। मेरे जैसे नाइट ऑल के लिए बहुत जल्दी। फिर हमारे बेटे हुए, 2 साल के अंतर से। और मुझे एक और सच्चाई समझ आई। मैं घर में रहने वाली मां बनने के लिए नहीं बनी थी। मैंने माइकल से कहा कि मुझे बाहर निकलना है, कुछ करना है। मैंने बैंक में नौकरी शुरू की, नए दोस्त बनाए और ऑफिस के बाद बाहर जाना शुरू कर दिया। माइकल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक रात हमारी जोरदार बहस हो गई। माइकल आमतौर पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन उस दिन वो भी फट पड़ा। हम दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और अंत में उसने कहा, तुम बस इस बात से जलती हो कि मैं किस तरह के परिवार से आया हूं। तुम्हें शादी से डर लगता है। मैं सन्न रह गई। मुझे माइकल के परिवार की याद आई। दयालु, सहयोगी, हमेशा साथ। जब मैं 9 साल की थी तब पापा की मौत हो गई थी। तब से लेकर मां के दोबारा शादी करने तक घर में कभी स्थिरता महसूस नहीं हुई। शायद यही वजह थी कि मैं माइकल की ओर खिंचती चली गई थी। वो चीज था जो मैं नहीं थी। स्थिर, शांत, भरोसेमंद। शायद मैं वाकई जलती हूं माइकल। शायद मुझे सच में डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी बाहर जाऊंगी। और मैं दरवाजा बंद कर चली गई। इसके बाद हमारी बातचीत कम होती गई, झगड़े बढ़ते गए और हम अलग अलग कमरों में सोने लगे। एक बार माइकल को बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा, कुछ दिन के लिए। मुझे आजादी महसूस हुई, जैसे वो निडर लड़की बन गई हूं जो मैं कभी थी। रात में बाहर जाने की आजादी, बेबी सिटर रख सकती थी और माइकल के नाराज चेहरे से बच सकती थी। अगले दिन माइकल ने होटल से फोन किया, बातें करने लगा। लेकिन मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, बस चुप हो जाओ। और जब उसने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है मिशेल, तो मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माइकल, और मुझे तुमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तलाक चाहती हूं। माइकल फौरन घर लौट आया, लेकिन मुझे मनाने में नाकाम रहा। मेरे लिए, उसके लिए, बच्चों के लिए यह तलाक ही बेहतर था। कुछ हफ्तों बाद हम किचन में स्टूल पर बैठे। माइकल ने उसका और उसका वाली लिस्ट बनाई। हमारे पास जो भी था सब बराबर बांट लिया। अंत तक भी उतना ही जिम्मेदार, वही माइकल। थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। मैं बिना पछतावे के आगे बढ़ना चाहती थी। 1996 में मैं घर छोड़ चुकी थी और 1 साल बाद तलाक फाइनल हो गया। बच्चों की कस्टडी साझा थी और जब भी मिलते, शांति से मिलते। मैं मेहनत करती रही, अच्छी मां बनी रही और सोशल लाइफ भी बनाए रखी। भले ही अब वो रातें बेरंग लगने लगी थीं, लेकिन यही तो मैं चाहती थी, है ना? तो फिर मजा कहां था? कुछ साल बाद जॉनी और कैमरन ने बताया कि माइकल उन्हें चर्च ले जाने लगा है। मां,
हमें अच्छा लगता है, जॉनी ने कहा। मुझे समझ में आया। माइकल हमेशा चर्च जाता था। मैं भी कुछ बार गई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। लोग सब कुछ ज्यादा परफेक्ट लगते थे। मैंने माइकल से कहा कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, और हम नहीं गए। एक दिन ऑफिस में दो साथियों से बातचीत हुई। वे मेरी पार्टी वाली मंडली से नहीं थीं, लेकिन हमेशा खुशमिजाज रहती थीं। मैंने पूछा, क्या करती हो मस्ती के लिए? मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज शायद मेरा चर्च है, एक ने कहा। मेरे लिए भी, दूसरी ने कहा। मैंने मन ही मन सोचा, पूछा ही क्यों? लेकिन अगली रविवार सुबह मुझे अचानक चर्च जाने की तीव्र इच्छा हुई। एक कप कॉफी पी, सोचा कि यह पागलपन खत्म हो जाएगा। तुम अब भी जवान हो, यह मिडलाइफ क्राइसिस नहीं है। लेकिन वो खिंचाव बना रहा। फोन बुक में पास का चर्च देखा और लड़कों को उठाया। उनींदे थे, लेकिन चलने को तैयार थे। हम चर्च में पहुंचे। भागकर लौटने का मन किया, लेकिन मैंने बेटों का हाथ पकड़ा और पीछे की सीट ले ली। मुझे लगा, मुझे यहां होना ही नहीं चाहिए, लेकिन असल में मुझे यहीं होना चाहिए था। यही मैंने जाना। पादरी ने कहा कि मसीह ने हर इंसान के लिए बलिदान दिया, केवल वहां बैठे लोगों के लिए नहीं। लोग भी, जब उन्हें समझने का मौका दिया, अच्छे निकले। हम बार बार चर्च जाने लगे। मैं रातों को बाइबल पढ़ने लगी। एक रात सोने से पहले मन में एक और तीव्र विचार आया, माइकल के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि उसे एक अच्छी धार्मिक पत्नी मिले जो बच्चों का भी ध्यान रखे। हर रात मैं यही प्रार्थना करती। इससे मुझे शांति मिलने लगी। डिंग डोंग, बेल बजी। माइकल आ गया था जॉनी और कैमरन को लेने। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। मैंने उसे अंदर बुलाया। ठीक मेरी सोच के मुताबिक उसने चमकदार किचन और मेज पर ताजी जीनियां देख चौंक कर देखा। मैंने हमें दोनों को आइस टी दी, नींबू के साथ। हम कुछ देर चुपचाप बैठे। फिर माइकल ने कहा, पता नहीं कैसे कहूं, मैं पिछले कुछ समय से बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, एक अच्छी धार्मिक पत्नी के लिए। फिर मैंने अपने पादरी से बात की। ओह माइकल, मैं भी तो यही प्रार्थना कर रही थी तुम्हारे लिए। लेकिन सुनो, पादरी ने कहा, क्यों ना तुमसे पूछूं, क्या तुम काउंसलिंग के लिए तैयार हो? हमारे लिए? शायद हम फिर से एक हो सकें। वो आखिरी शब्द इतनी धीमी आवाज में कहा गया कि मैं चूक ही गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे जवाब फौरन निकला, ठीक है, हां। पहली काउंसलिंग रात मुझे डर लग रहा था। पादरी बहुत बड़े भारी शरीर वाले थे। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। बस कोशिश करो, देखो क्या हो सकता है। हमने अपनी पुरानी तकलीफें साझा कीं। उस समझदार पादरी ने हमारा मार्गदर्शन किया। क्या तुम दोनों फिर से डेट करने को तैयार हो, बिना किसी शारीरिक संपर्क के? हमने हां कहा। 6 महीने तक वो डेटिंग चली। मूवी, डिनर, शॉपिंग। मैं फिर से एक टीनेजर जैसी महसूस कर रही थी। माइकल अब भी वहीं था, शांत, भरोसेमंद, और मैं दोबारा उसे चाहने लगी थी। लेकिन क्या वो भी मुझे फिर से चाहता था? आखिरी काउंसलिंग सेशन में हमें एक दूसरे के लिए आभार पत्र लिखने को कहा गया। सिर्फ अच्छाइयां, फिर वो पढ़ना और साथ में प्रार्थना करना। अगली डेट पर माइकल आया, हाथ में चिट्ठी। लड़के भी पास ही थे। हम फर्श पर बैठे। मैं शुरू करती हूं, मैंने कहा। प्रिय माइकल, मैंने शुरू किया, लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं चिट्ठी याद कर चुकी थी। मैं तुम्हारी आभारी हूं। तुम हमारे बेटों को बहुत अच्छे से पाल रहे हो। मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में कितने दिन और रहूंगी, लेकिन जो भी समय हो, मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। माइकल ने अपनी चिट्ठी पढ़ी। प्रिय मिशेल, तुम ही वो अकेली औरत हो जिससे मैंने कभी प्यार किया। आगे भी कहा, लेकिन जरूरत नहीं थी। फिर उसने मेरा हाथ थामा। 7 साल में पहली बार। हे प्रभु, हम वही करना चाहते हैं जो तू चाहता है, उसने प्रार्थना की। बस हमें समझने की बुद्धि दे। उसी समय 2 और हाथ हमारे हाथों पर आ गए, जॉनी और कैमरन के। कैमरन के हाथ पर पीनट बटर लगा था। आज भी पीनट बटर की खुशबू उस पल की याद दिलाती है। मिशेल, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? माइकल ने पूछा। हां, मैंने कहा। हां। लेकिन इस बार मैं जानती थी कि मैं किस चीज में कदम रख रही हूं। जो कुछ चाहिए था वो बाहर रात में नहीं,
कहीं भटकता हुआ नहीं था। वो तो शुरू से यही था, माइकल और हमारे बेटों के साथ। बस समय लगा मुझे उस औरत और पत्नी में बदलने में जो मुझे बनना था और जिसे ईश्वर चाहता था मैं बनूं।